आदाब नाज़रीन, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप अपनी दुकान पर बैठ कर के आराम से कारोबार कर रहे हैं और तभी पुलिस का एक अमला आता है और आपसे ये कहता है कि मियाँ चलिए आप आतंकवादी हैं और आपके पास ढेर सारा असला है, जबकि आपको इस बात की तल्ला भी नहीं है, आपका कारोबार कुछ और है, लेकिन पुलिस का अमला आकर के आपको ले जाता है और फिर पुलिस थाने में आपको बंद कर देता है। 2 दिन बाद आपको आतंकवादियों के साथ मिले जुले रहने की आपको कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सेदार बता देता है और फिर उसके बाद आपको ले जाके आपकी ज़िंदगी जहन्नुम की तरह बना देता है, बल्कि यूँ कहूँगा कि जहन्नुम से बदतर आपकी ज़िंदगी बना दी जाती है और 9 साल तक आपको जेल में सड़ने के लिए फेंक दिया जाता है। 9 साल तक आप इंसाफ के लिए तमाम अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहते हैं और जब इंसाफ मिलता है तो इंसाफ मिलने में 9 साल का वक्फा निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की हम जो कहानी लेकर के आए हैं वो महाराष्ट्र नांदेड़ के रहने वाले मोहम्मद इरफान की है, जिसने 9 साल जेल में निकाल दिए। आतंकवाद के इल्ज़ाम में नांदेड़ में ये शख्स अपनी दुकान में बैठा हुआ था और नांदेड़ में इसकी एक शॉप हुआ करती थी बैटरी और इन्वर्टर्स की। पुलिस का ATS का जो अमला होता है वो आता है और कहता है कि क्या आपका नाम इरफान है? ये शख्स कहता है कि हाँ मेरा नाम इरफान है, तो हम ATS से हैं, आपको हमारी ऑफ़िस पर आना होगा वज़ीराबाद पर। इरफान परेशान होकर के अपने फैमिली मेम्बर्स को इस बात की तल्ला देता है। जब तमाम फैमिली मेम्बर्स मिलकर के इरफान को लेकर के ATS ऑफिस जाते हैं तो फैमिली को रवाना कर दिया जाता है, जबकि इरफान को वहीं पर रोक लिया जाता है और फिर इरफान से चंद सवालात किए जाते हैं, उसका इंटेरोगेशन किया जाता है और फिर 2 रोज़ तक इरफान को एक जेल में रखा जाता है और फिर उसके बाद इरफान को इस बात की तल्ला दी जाती है कि आप पर आतंकवाद के संगीन इल्ज़ामात दायर कर दिए गए। किस तरह से एक बेकसूर मुसलमान को एक कॉन्स्पिरेसी के तहत फंसा दिया जाता है और 9 साल वो अपने इंसाफ के लिए दरवाजे खटखटाता रहता है और बिलाखिर अदालत से उसे इंसाफ मिल जाता है। लेकिन क्या ये इंसाफ मिलने में आपको नहीं लगता कि काफ़ी ताख़ीर हो गई? नांदेड़ में 2012 में इस शख्स को अरेस्ट किया गया, जबकि इसकी आज़ादी 2 रोज़ कबल हुई। 2 साल पहले इरफान को बेल मिल गई थी, लेकिन फिर उसके बाद जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन लोगों ने फिर इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल करके इसकी बेल को रुका दिया। मोहम्मद इरफान फिर से जेल में चला जाता है और फिर तकरीबन 9 साल गुजर जाने के बाद जस्टिस D कोठारिका ने इसके आखिरकार इसे आज़ाद कर दिया। लेकिन हमारा सवाल यही है कि आपको याद होगा कि जब ये UAPA का ये ड्रैकोनियन लॉ जब बनाया जा रहा था, उस वक्त हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने भी इस बात पर बहस करते हुए कहा था कि ये कानून को सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा, न बल्कि मुसलमानों के बल्कि उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है जो हुकूमत के आड़े आते हैं। ऐसे क़वानीन बनाए गए और फिर इरफान की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई। न सिर्फ इरफान, ऐसे न जाने कितने और लोग जेलों में बेकसूर होकर के सड़ रहे हैं, जिन्हें इंसाफ अभी भी मिलना बाकी है। हो सकता है कि अदलिया से उन्हें इंसाफ मिल भी जाए। मोहम्मद इरफान का ये जो मंज़र है, अगर आप उसकी ज़ुबानी सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस किस्म के मासूम शख्स पर किस तरह से संगीन धाराओं के तहत, जिसमें आर्म्स एक्ट लगा दिया गया, टेररिज्म एक्ट लगा दिया गया, बताया जाता है कि UAPA के तहत भी इन पर कई मुकदमा दर्ज किए गए। मोहम्मद इरफान और उनके वालिद की और उनकी वालदा का ये जो मिलने का ये जो मंज़र है, ये देख कर के यकीनन हर इंसान के आंख में आंसू आ जाएंगे। मोहम्मद इरफान की ज़ुबानी सुनिए कि किस तरह उसे जेलों में टॉर्चर किया जाता था, किस तरह उसे मेंटली और फिज़िकली असॉल्ट किया जाता था। आज इस बात का जवाब देने के लिए कोई नहीं। इंसाफ तो मिला, लेकिन इंसाफ मिलते मिलते जो रिश्तेदार थे वो दूर हो गए, जो पड़ोसी थे वो दूर हो गए। इस बात से डरने लगे कि हम इरफान के पास अगर जाएंगे तो फिर हमें भी कहीं टेररिस्ट समझ करके हमें भी अंदर ना कर दिया जाए। आइए देखते हैं ये नांदेड़ से ये ख़ास रिपोर्ट। ये 1 चैनल से हमने इसकी कोर्टेसी ली है, हम शुक्रगुजार हैं 1 चैनल वालों के। जी, उस वक्त मैं दुकान पर था अपनी, तो उस टाइम पे कुछ लोग आए जो सिविल ड्रेस पर थे। उन्होंने मुझसे बात की कि आपका नाम इरफान है क्या? मैं बोला हाँ मेरा नाम इरफान है। बाद में वो बोले कि हम ATS ऑफिस से आए हैं। मैंने पूछा उनको ATS ऑफिस, मैंने पहचानता कौन है क्या है। बाद में बोले ATS यानी पुलिस ब्रांच जो आता है, तो उसी में से एक ब्रांच है वो। तो मैं फिर मेरे से बात हुई तो मैं बोला क्या है, कौन है?
तो बोले आपसे हमको बात करना है। तो मतलब किस बारे में? तो हम आपको ये बाद में बताएंगे, आप हमारे पास पुलिस स्टेशन आ जाइए वज़ीराबाद पे। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या है। तो फिर मैं हमारे घर वालों को फ़ोन किया, फिर कुछ दोस्त वगैरह, तो फिर हम जो मिलकर ऑफिस में गए उधर, वहाँ जाके बात किए। तो वो लोग कुछ बोले नहीं, घर वालों सीधा बाहर हो गए और मुझे अंदर पकड़ के बिठा दिए। अब बिठा के मेरे से सिर्फ पूछताछ, यानी तुम क्या करने वाले थे, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, जी ऐसी चीज़ पूछे जो मैं जानता ही नहीं। फिर मेरे को सीधा बिठा के एक कमरे में, फिर रात में 9 बजे निकाले और लेकर चले गए औरंगाबाद। ऐसी सिचुएशन थी कि मैं समझ ही नहीं सका कि क्या हुआ। ये मेरे पास 2 दिन के बाद मुझे मालूम पड़ता है कि मुझे आतंकवाद घोषित किया गया है। यानी ऐसी चीज़ कि जो मैं ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता था, वो मेरे सामने आ गई कि ये आतंकवाद क्या है। जबकि मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, ना मैं किसी को मारा, ना किसी को गाली दिया और ना किसी का नुकसान किया, फिर भी मुझे आज आतंकवाद कहा जा रहा है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसा हुआ, बस सिर्फ एक कमरे में बैठे रहते थे। वो पुलिस आती है, ये पुलिस आती है, सवाल पूछती है, ऐसे सवाल पूछती है जो मैं जानता ही नहीं और जो मैं किया ही नहीं। तो बस इतनी परेशानी, इतना टॉर्चर था कि मैं बयान नहीं कर सकता। बस वैसे ही मेरे दिन निकल गए रिमांड में। उसके बाद फिर जेल के अंदर के दिन वही, जिस तरह से चार्जशीट में ये डाले, इससे मालूम होता है कि इनका कहना था कि हम किसी को मारने की प्लानिंग बनाए हैं या फिर मारने वाले हैं। और कुछ जैसा इसमें आर्म्स एक्ट भी डाला गया हम पर, जो हम पर नहीं था। और दूसरी बहुत सी कॉन्फ्रेंसी वगैरह बताई गई है, ऐसी कॉन्फ्रेंसी जिसके अंदर मैं था भी नहीं और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं। अब रहे दूसरे लोग, मैं जो लोग मेरे को एक्यूज़ बनाया गया, वो लोगों से मेरा कोई लेना देना ही नहीं। ऐसे लोगों से एक्यूज़ मेरे को बनाया गया, रिलेट यानी उनसे कनेक्शन बताया गया जो मैं कभी उनको देखा भी नहीं। ना मेरे पास कोई मोबाइल नंबर है, ना मेरा उनसे कोई कांटेक्ट है, मैं जानता नहीं, और उनको मेरा एक्यूज़ बनाया गया। हालांकि ये एकदम झूठा था। वहाँ पे मैं उनको बार बार कहता था कि मैं लोगों को नहीं पहचानता हूँ। फिर चार्जशीट के अंदर आता है तो फिर पता चलता है कि ये मेरा फला एक्यूज़ है। बस वही अब चार्जशीट में जो चला है उसी पे चलता गया है। और आज ये नतीजा निकला है कि मैं जो कहता था फर्स्ट कि मैं किसी को नहीं पहचानता और मैं बेगुनाह हूँ, तो आज वो साबित हो चुका है। इसके बारे में तो मुझे कुछ गुमान भी नहीं था कि मैं बेल होने के बाद मैं वापस अंदर जाऊंगा। मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। ज़्यादती ये हुई कि जब सुप्रीम कोर्ट में अगर से बेल डालते हैं या बेल रिजेक्ट के लिए डालते हैं तो मुझे कुछ नोटिस मिलना चाहिए था। इसके लिए मेरा क़ानूनी हक़ है कि मैं अपना डिफेंस वकील अब खड़े कर सकूं। लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे कोई नोटिस ही नहीं मिला। सिर्फ डायरेक्ट मेरे को जिस टाइम पे मैं कोर्ट जा रहा था, मेरे पास सिर्फ एक मैसेज आया, SMS आया और व्हाट्सअप आया कि भाई आपकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। तो मैं शॉक हो गया कि भाई कैसे हुआ, कि वो मैं हूँ, कौन है। फिर जब पढ़ के देखा तब मालूम पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है कि आपके पास स्टे आ गया है। अब स्टे क्यों आया है कि मैं भाग जाऊँगा। अगर से मुझे भागना होता, जिस टाइम पे मुझे यानी सिर्फ एक SMS यानी एक व्हाट्सअप के ऊपर मैं अपनी अरेस्टिंग दिया था, हो सकता तो मैं वहीं से भाग सकता था। मगर मेरे को मालूम है बेगुनाह हूँ, तो मैं खुद छुट्टी दे देना, छुट्टी दे के एप्लीकेशन लगा के उन्होंने बोला तुम्हारे बच्चे को तुम जाओ देखो, ऐसा कुछ नहीं बोल के ड्यू लगा कर मैंने अपना बॉम्बे पे जाना, बॉम्बे से आना। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे ऐसा अपनी नज़र से नहीं देखा। वजह ये थी कि भाई हम तुम लोगों को देखे आले हैं, तुम्हारा माहौल अच्छा है, तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं, ये सब तुम्हारे पे लगी समझो, एक ऐसी एक तकलीफ समझो जैसा एक आजमाइश है समझो। अल्लाह एक तो हमको बहुत बड़ा शौक पहुंच गया था उस टाइम पे, एकदम धक्का पहुंच गया था। ये चीज़ में ये बच्चा है ही नहीं, एकदम नॉर्मल बच्चा, कारोबार से आना जाना, किसके लेने में देने में नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह देश के कानून ने, कोर्ट ने इसको बाज़त बरी कर दिया बच्चे को, तो हमको बहुत खुशी हुई। आज उसका सही मुकाम मिल गया उसको।